ट्रेडिंग इन द जोन। अध्याय 7 हिंदी ऑडियोबुक.com। संभावनाओं में सोचना। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का क्या मतलब है और इसे ट्रेडर्स के लिए जानना क्यों आवश्यक है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां का हर पल इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित होता है। वहां पर यह प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग ही हमें सबसे पॉसिबल रिजल्ट की पहचान करने में मदद करती है। अगर हम इसे ठीक से जान लें तो हमारे ज्यादातर डिसीजन ज्यादा प्रिसाइज और इफेक्टिव हो सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन तरीके से प्रयोग करने के लिए लोग मैथ और लॉजिक के टूल का यूज करके किसी स्पेशल आउटकम की पॉसिबिलिटी को सर्च करते हैं। यह हमारे डिसीजन की एक्यूरेसी में कंसिस्टेंटली सुधार करने के लिए सबसे अच्छे टूल्स में से एक है। रुकिए, यहाँ लास्ट वर्ड कंसिस्टेंटली से डगलस का क्या अर्थ है? अगर आप इसका एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ उन्होंने कंसिस्टेंसी को प्रोबेबिलिटी के एक फंक्शन के रूप में लिया है। हो सकता है कि आपको यह एक पैराडॉक्स लगे, जैसे आप सोच रहे होंगे कि कोई कैसे एक ऐसे इवेंट से कंसिस्टेंटली रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है जिसके रिजल्ट्स अनसर्टन प्रोबेबिलिटी हों। डगलस कहते हैं कि इसके आंसर के लिए हमें गैम्बलिंग इंडस्ट्री को समझना होगा, जहां लोगों को कैसीनो की ओर अट्रैक्ट करने के लिए कॉरपोरेट्स अपने होटलों पर अरबों नहीं तो करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं। यदि आप लास वेगास या अपने नजदीकी किसी भी गैम्बलिंग कैसीनो में गए हैं तो आप यह ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं कि डगलस वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं। गेमिंग कॉरपोरेशंस भी दूसरे कॉरपोरेशंस की तरह ही है। उन्हें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को मजबूत रखना होता है और अपने शेयर होल्डर्स के विश्वास को भी बनाए रखना होता है। आप सपोज कीजिए कि क्या वे होटल्स अपने कैसीनो पर इतनी बड़ी रकम केवल इसलिए खर्च करते हैं कि उन्हें यह लुटानी है? ऐसा नहीं है। उनके इस इन्वेस्टमेंट का प्राइमरी फंक्शन एक ऐसे इवेंट से रेवेन्यू जनरेट करना है जिसका रिजल्ट पूरी तरह से रैंडम होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स देखिए। कैसीनो दिन ब दिन लगातार प्रॉफिट कमाते हैं और सालों साल एक ऐसे इवेंट को फैसिलिटेट करते हैं जिसका रिजल्ट प्योरली रैंडम होता है। लेकिन ट्रेडिंग का रिजल्ट तो रैंडम भी नहीं है। फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते? क्या एक कंसिस्टेंट नॉन रैंडम आउटकम कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है और एक रैंडम आउटकम कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है? क्या कैसीनो ओनर्स, एक्सपीरियंस्ड गैम्बलर और बेस्ट ट्रेडर्स जो चीजें समझ सकते हैं वे एक टिपिकल ट्रेडर के लिए समझना मुश्किल है? डगलस आगे समझाते हैं कि द बेस्ट ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एक नंबर गेम की तरह मानते हैं, जैसे कैसीनो और प्रोफेशनल गैम्बलर्स जिस तरह से गैम्बलिंग को मानते हैं। उदाहरण के लिए आइए ब्लैक जैक गेम को देखते हैं। ब्लैक जैक में कैसीनो में हर प्लेयर के लिए लॉस की संभावना लगभग 4.5% मानते हैं। यह उन रूल्स के आधार पर माना जाता है जिन्हें प्लेयर्स को फॉलो करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े सैंपल साइज यानी खेले गए लोगों की बड़ी संख्या से कैसीनो गैम्बलिंग में दांव पर लगाई गई प्रत्येक डॉलर पर 4.5 सेंट का नेट प्रॉफिट जनरेट करेगा। 4.5 सेंट का यह एवरेज उन सभी प्लेयर्स को ध्यान में रखता है जो जीत नहीं पाए हैं। हर दिन, सप्ताह, महीने या साल के अंत में कैसीनो हमेशा दांव की कुल राशि के लगभग 4.5% नेट प्रॉफिट कमाता ही है। यह 4.5% कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक वर्ष में किसी कैसीनो में कुल $100 मिलियन के ब्लैक जैक की टेबल पर एक्यूमुलेटिव रूप से दांव लगाया जाता है। अब आप आसानी से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसीनो के पूरे साल का नेट प्रॉफिट कितना रहा, यानी यह $4.5 मिलियन नेट होगा। कैसीनो के ओनर्स और प्रोफेशनल गैम्बलर प्रॉफिटेबिलिटी के नेचर के बारे में जानते हैं कि यहाँ खेला गया हर दांव स्टैटिकली रूप से हर दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल हैंड्स एक यूनिक इवेंट है जहां रिजल्ट लास्ट हैंड या अगले हैंड के रेलिवेंट रैंडम होता है। यदि आप हर हैंड पर पर्सनली रूप से फोकस करते हैं तो जीतने और हारने के बीच एक रैंडम
अनप्रेडिक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कलेक्टिव बेस पर ठीक इसके विपरीत सच होता है। यदि लार्ज नंबर्स ऑफ हैंड खेले जाते हैं तो ऐसे पैटर्न्स इमर्ज होते हैं जो एक कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल और स्टैटिकली रूप से रिलायबल आउटकम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा क्या है जो थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं में सोचना इतना कठिन बना देता है? इसके लिए हमें बिलीफ की 2 लेयर्स की आवश्यकता होती है जो हमें एक दूसरे के कंट्राडिक्ट में लगती है। इसमें पहली लेयर है माइक्रो लेवल। इस लेवल पर आपको प्रत्येक व्यक्ति के हैंड की अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी में विश्वास करना होगा। आप इस अनसर्टेनिटी की सच्चाई को जानते हैं क्योंकि डेक यानी ताश की गट्टी की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले हमेशा कई अननोन वेरिएबल होते हैं जिनसे हर नया हैंड खींचा जाता है। डगलस यहाँ एक उदाहरण से इसे समझाते हैं कि आप यह पहले से नहीं जान सकते कि कोई दूसरा प्लेयर अपने हैंड से खेलने का फैसला कैसे करेगा, क्योंकि वे या तो एक्स्ट्रा कार्ड ले सकते हैं या इसे डिनाई कर सकते हैं। ताश की गट्टी की स्टेबिलिटी पर काम करने वाला कोई भी वेरिएबल जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता या एडवांस में नहीं जाना जा सकता, किसी भी स्पेशल हैंड के रिजल्ट को किसी अन्य हैंड के संबंध में अनसर्टेन और रैंडम दोनों बना देगा। इसकी दूसरी लेयर माइक्रो लेवल है। इस लेवल पर आपको यह विश्वास करना होगा कि खेले गए हैंड्स की एक सीरीज पर आउटकम रिलेटिवली सर्टन और प्रेडिक्टेबल है। सर्टेनिटी की डिग्री फिक्स्ड या कंसिस्टेंट वेरिएबल पर बेस्ड होती है जिन्हें पहले से जाना जा सकता है और स्पेसिफिकली एक तरफ या दूसरी तरफ एडवांटेज देने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ डगलस जिन कंसिस्टेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं वे असल में गेम के रूल्स हैं। इसलिए आप भले ही पहले से यह नहीं जान सकते कि सीक्वेंस ऑफ विन्स एंड लॉस क्या होगा, लेकिन अगर आप पर्याप्त बार खेलते हैं तो इसमें अधिक जीत की संभावना बन जाती है। सर्टेनिटी की डिग्री इस बात का एक फंक्शन है कि एज यानी लिमिट कितना अच्छा है। यह माइक्रो लेवल पर गेम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी में विश्वास करने की क्षमता है और साथ ही माइक्रो लेवल पर गेम की भविष्यवाणी में विश्वास करता है, जो कैसीनो और प्रोफेशनल गैम्बलर को उनके काम में इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाता है। हर हैंड की यूनिकनेस में उनका विश्वास उन्हें हर हैंड के रिजल्ट की भविष्यवाणी करने के व्यर्थ प्रयास में शामिल होने से रोकता है। उन्होंने सीखा है और पूरी तरह से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वे नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें लगातार पैसा कमाने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। वे प्रत्येक व्यक्ति के हैंड, स्पिन ऑफ व्हील या रोल ऑफ डाइस यानी पासा फेंकने को इमोशनल तौर पर कोई विशेष महत्व नहीं देते हैं। दूसरे शब्दों में वे जो होने जा रहा है उसके बारे में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के बोझ तले दबे नहीं रहते हैं और न ही उनके ईगो इसमें इस तरह से शामिल है जिससे उन्हें सही होना पड़े, क्योंकि बाधाओं को अपने पक्ष में रखने और गलत तरीके से एग्जीक्यूट करने पर फोकस करना आसान है, जो बदले में उन्हें कंसिस्टेंटली मिस्टेक करने के लिए कम संवेदनशील बनाता है। वे रिलैक्स्ड रहते हैं क्योंकि वे कमिटेड हैं और वे संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज को खुद से बाहर निकलने देने के लिए तैयार है और वे जानते हैं कि यदि उनके एज काफी अच्छे हैं और सैंपल साइज काफी बड़े हैं तो वे निश्चित ही विजेता बनेंगे। बेस्ट ट्रेडर्स कैसीनो और प्रोफेशनल गैम्बलर के समान थिंकिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। यह न केवल उनके प्रॉफिट के लिए काम करता है बल्कि इस तरह की स्ट्रेटेजी की आवश्यकता का समर्थन करने वाली अंडरलाइन डायनामिक्स ट्रेडिंग में बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी वे गैम्बलिंग में होती है। दोनों के बीच एक सिंपल कंपैरिजन काफी स्पष्ट रूप से इन्हें डेमोन्स्ट्रेट करेगी। सबसे पहले ट्रेडर्स, गैम्बलर्स और कैसीनो सभी ज्ञात और अज्ञात वेरिएबल दोनों के साथ काम कर रहे हैं जो हर ट्रेड या गैम्बलिंग इवेंट के आउटकम को अफेक्ट करते हैं। गैम्बलिंग में नॉन वेरिएबल गेम के रूल होते हैं और ट्रेड में नॉन वेरिएबल उनके मार्केट एनालिसिस के रिजल्ट होते हैं। और मार्केट एनालिसिस मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के
कलेक्टिव एक्शन में बिहेवियर पैटर्न ढूंढता है। हम जानते हैं कि इंडिविजुअल सेम कंडीशन में बिहेवियर ऑब्जर्वेबल पैटर्न का निर्माण करते हुए उसी तरह बार बार एक्ट करेगा। उसी टोकन से इंडिविजुअल्स के ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिंग करते हैं। वे डे बाय डे, वीक बाय वीक बिहेवियर पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं और खुद को बार बार रिपीट करते रहते हैं। डगलस के अनुसार इन कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न को खोजा जा सकता है और एनालिटिकल टूल्स जैसे कि ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, लॉसिलेटर्स या रिट्रेसमेंट, ये बस हजारों में से कुछ टूल्स का नाम है जो किसी भी ट्रेडर के लिए जानना आवश्यक होता है। प्रत्येक एनालिटिकल टूल आइडेंटिफाई किए गए हर बिहेवियर पैटर्न की बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए एक सेट ऑफ क्राइटेरिया का उपयोग करता है। यह सेट ऑफ क्राइटेरिया और आइडेंटिफाई की गई बाउंड्रीज ट्रेडर्स के नॉन मार्केट वेरिएबल होते हैं। ट्रेडर्स के एनालिटिकल टूल्स नॉन वेरिएबल है जो किसी भी ट्रेड के लिए सक्सेस की संभावना को ट्रेडर्स के फेवर में रखते हैं। यह उसी तरह है जैसे कि गेम के रूल्स सक्सेस की बाधाओं को कैसिनो की फेवर में रखते हैं। दूसरा, हम जानते हैं कि गैम्बलिंग में कई अननोन वेरिएबल हर गेम के आउटकम पर एक्ट करते हैं। ब्लैक जैक में अननोन डेक सफलिंग होता है और प्लेयर्स अपने हैंड्स को कैसे खेलना है यह चुनते हैं। अगर आपने देखा होगा कि क्रेप्स गेम में भी इसी तरह डाइस यानी पासा फेंका जाता है और रूले गेम में यह व्हील को स्पिन करने के लिए लगाए गए फोर्स की मात्रा है। ये सभी अननोन वेरिएबल एवरी इंडिविजुअल इवेंट के आउटकम पर फोर्स के रूप में एक्ट यानी कार्य करते हैं। इससे हर इवेंट किसी अन्य इंडिविजुअल इवेंट से स्टैटिकली रूप से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे जीत और हार के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रेडिंग में अनलिमिटेड अननोन वेरिएबल होते हैं जो किसी पार्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न के आउटकम पर एक्ट करते हैं, जिसका एक ट्रेडर अपनी बढ़त के रूप में उपयोग कर सकता है। ट्रेड में अननोन वेरिएबल दूसरे सभी ट्रेडर्स होते हैं जिसके पास ट्रेड करने या उसे बंद करने के लिए मार्केट में आने की क्षमता होती है। हर ट्रेड हर समय मार्केट की स्थिति में कंट्रीब्यूट करता है, जिसका अर्थ है कि हर ट्रेडर चाहे हाई हो या लो उसके बारे में विश्वास पर कार्य करता है, उस समय रिफ्लेक्ट होने वाली कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न में योगदान देता है। यदि उस समय मार्केट में कोई रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है और उस पैटर्न को डिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाने वाले वेरिएबल किसी पार्टिकुलर ट्रेडर की एज की डेफिनेशन के अनुरूप है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के आधार पर ट्रेडर को लो पर खरीदने या हाई पर बेचने का अवसर प्रदान कर रहा है। मान लीजिए कि एक ट्रेडर अपनी बढ़त का बेनिफिट उठाने के लिए ट्रेड करता है। इसमें कौन से फैक्टर यह निर्धारित करेंगे कि मार्केट उसे प्रॉफिट देगा या लॉस? इसका उत्तर है दूसरे ट्रेडर्स का बिहेवियर। फिलहाल वह एक ट्रेड करता है और जब तक वह उस ट्रेड में रहेगा तब तक दूसरे ट्रेडर्स उस मार्केट में भाग लेंगे। वे अपने बिलीफ्स पर एक्ट करेंगे कि क्या हाई है और क्या लो है। हर समय कुछ ट्रेडर्स आपके साथ होंगे और कुछ आपके ट्रेड के अपोजिट कार्य करेंगे। इसमें पहले से यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि उनके अलावा बाकी सभी कैसे बिहेव करेंगे और उनका बिहेवियर आपके ट्रेड को कैसे अफेक्ट करेगा। इसलिए ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन होता है। तीसरा, कैसीनो के ओनर्स हर पर्सनल इवेंट के रिजल्ट की भविष्यवाणी करने या पहले से जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वे यह अच्छे से जानते हैं कि हर गेम में एक्टिव सभी अननोन वेरिएबल को देखते हुए कंसिस्टेंटली रिजल्ट पाना आवश्यक नहीं है। कैसीनो ऑपरेटरों ने सीखा है कि उन्हें बस इतना करना है कि ओड्स को अपने पक्ष में रखना है, और यहाँ इवेंट्स का एक बड़ा सैंपल है जिससे उनके एज को काम करने का पर्याप्त अवसर मिल सके। जिन ट्रेडर्स में संभावनाओं में सोचना सीख लिया है वे लगभग उसी पर्सपेक्टिव से मार्केट्स का रुख करते हैं। माइक्रो लेवल पर उनका मानना है कि हर ट्रेड यूनिक होता है। वे ट्रेड के नेचर के बारे में जो समझते हैं वह यह है कि किसी भी समय मार्केट चार्ट पर बिल्कुल वैसा ही दिख सकता है जैसा कि उन्होंने पिछले कुछ समय पहले देखा था, लेकिन मार्केट की एक्चुअल कंसिस्टेंसी एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट तक कभी भी सेम नहीं होती है। किसी भी पार्टिकुलर पैटर्न के लिए यह आवश्यक होगा कि हर ट्रेडर
जिसने उस पिछले मोमेंट में भाग लिया हो वह प्रेजेंट होना चाहिए और एक दूसरे के साथ ठीक उसी तरह से एक्ट करना होगा जिस तरह से पिछले पैटर्न को देखकर किया था। तब जाकर यह ठीक उसी तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और ऐसा होने की संभावना न के बराबर होती है। हम मार्केट के बिहेवियर का एनालिसिस करने के लिए सभी टूल्स का यूज कर सकते हैं और उन पैटर्न्स को ढूंढ सकते हैं और एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से ये पैटर्न्स मैथमेटिकली और विजुअली दोनों तरह से एक जैसे लग सकते हैं। लेकिन यदि 9 पैटर्न्स बनाने वाले ट्रेडर्स के ग्रुप, उस ग्रुप का एक भी व्यक्ति अलग अलग है जिसने पिछला पैटर्न बनाया था, तो प्रेजेंट पैटर्न्स का रिजल्ट पिछले पैटर्न्स के रिजल्ट से अलग हो सकता है। मार्केट के बिहेवियर की सबसे फंडामेंटल विशेषता यह है कि इसकी हर 9 मोमेंट हमेशा अपने स्वयं के रिजल्ट के साथ एक यूनिक और इंडिपेंडेंट घटना होती है। यूनिकनेस का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। नोन और अननोन दोनों वेरिएबल का एक कंसिस्टेंट फ्लो एक प्रोबेबिलिटिक्स एनवायरनमेंट बनाता है जहां हम निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। यह लास्ट स्टेटमेंट काफी लॉजिकल लग सकती है, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है जो लॉजिकल के अलावा कुछ और भी है। अनसर्टेनिटी से अवेयर होना और नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझना प्रोबेबिलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव से वास्तव में प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता के बराबर नहीं है। संभावनाओं के बारे में सोचना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से इस तरह के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता है। इसके विपरीत हमारा दिमाग हमें यह समझने का कारण बनता है कि हम क्या जानते हैं और जो हम जानते हैं वह हमारे पास्ट का हिस्सा है, जबकि मार्केट में हर पल नया और यूनिक होता है। इसका मतलब यह है कि जब तक हम अपने दिमाग को हर मोमेंट की यूनिकनेस को समझने के लिए ट्रेन नहीं करते हैं, तब तक हमारा परसेप्शन ऑटोमेटिकली रूप से डिफर्ड हो जाता है। हम केवल वही देखेंगे जो हम जानते हैं, बाकी सब इनविजिबल रहता है। बॉटम लाइन यह है कि संभावनाओं में सोचने के लिए कुछ हद तक कुछ लोग अपने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स को अपने मेंटल सिस्टम की फंक्शनल थिंकिंग स्ट्रेटजी के रूप में इंटीग्रेट करने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं, जिसका रिजल्ट यह होता है कि वे गलती से यह मान लेते हैं कि वे संभावनाओं में सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें कंसेप्ट की कुछ हद तक समझ है। डगलस का कहना है कि उन्होंने सैकड़ों ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिन्होंने गलती से यह मान लिया था कि उन्होंने प्रोबेबिलिटीज में सोचा था लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाया। डगलस ने यहाँ एक ट्रेडर का उदाहरण दिया है जिसे वे बॉब के नाम से बुलाते हैं। बॉब एक सर्टिफाइड ट्रेडिंग एडवाइजर यानी CTA है जो पिछले लगभग 30 सालों से इन्वेस्टमेंट में लगभग $50 मिलियन को मैनेज करता है। वह डगलस की एक वर्कशॉप में इसलिए आया था क्योंकि वह अपने द्वारा मैनेज्ड अकाउंट्स पर 12 से 18% एनुअल रिटर्न से ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं था। वैसे तो यह पर्याप्त रिटर्न थी, लेकिन बॉब अपनी एनालिटिकल एबिलिटी के कारण एक्सट्रीमली डिसैटिस्फाइड था क्योंकि उसका मानना था कि उसे 150 से 200% एनुअल रिटर्न प्रोड्यूस करनी चाहिए। डगलस मानते थे कि बॉब प्रोबेबिलिटी के नेचर को अच्छी तरह से समझते थे क्योंकि वह कंसेप्ट को समझता था, लेकिन वह प्रोबेबिलिटिस्ट पर्सपेक्टिव से काम नहीं कर रहा प्रोबेबिलिस्टिक पर्सपेक्टिव से काम नहीं करता था। वर्कशॉप में भाग लेने के कुछ समय बाद बॉब ने डगलस से कुछ सलाह लेने के लिए कॉल किया। बॉब ने कहा कि उसने बेली ट्रेड किया है और मार्केट में स्टॉप लगा दिया। मार्केट ने उनके स्टॉप का लगभग 1/3 बिजनेस किया और फिर अपने एंट्री पॉइंट पर वापस लौट गया जहां से उन्होंने ट्रेड से बाहर निकलने का फैसला किया। उसके आउट होने के लगभग फौरन बाद बेली इस ट्रेड की दिशा में 500 अंक तक चला गया, लेकिन अब क्या हो सकता था क्योंकि वह मार्केट से बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबसे पहले डगलस ने उससे पूछा कि रिस्क में क्या है। उसे डगलस का यह सवाल समझ में नहीं आया। वह मान बैठा था कि उसने रिस्क एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि उसने इसे स्टॉप कर दिया था। डगलस ने उसे कहा कि सिर्फ इसलिए कि उसने स्टॉप कर दिया इसका मतलब यह नहीं था कि उसने वास्तव में ट्रेड के रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसी कई चीजें हैं जो रिस्क में हो सकती है, जैसे ट्रेड के लिए किसी भी अंडरलाइंग मोटिवेशन के आधार पर
मनी लूज करना, गलत होना, परफेक्ट न होना आदि। डगलस ने उन्हें बताया कि किसी भी व्यक्ति के इंटरनल विश्वास हमेशा उसके कामों से प्रकट होते हैं। हम मान सकते हैं कि वह इस विश्वास से काम कर रहा था कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर होने के लिए रिस्क को डिफाइन करना होगा और इसे रोकना होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति स्टॉप कर सकता है और साथ ही यह विश्वास भी नहीं करे कि उसे स्टॉप किया जा रहा है या ट्रेड इसके लिए कभी उसके खिलाफ भी काम करेगा। जिस तरह से बॉब ने स्थिति का वर्णन किया, डगलस को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ हो। जब उन्होंने ट्रेड शुरू किया तो उन्हें विश्वास नहीं था कि उन्हें स्टॉप कर दिया जाएगा, न ही उन्हें यह विश्वास था कि मार्केट उनके खिलाफ ट्रेड करेगा। वास्तव में वह इस बारे में इतना अडिग था कि जब मार्केट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आया तो वह एक टिक से उसके खिलाफ जाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा रवैये के साथ मार्केट को सजा देने के लिए ट्रेड से बाहर हो गया। जब डगलस ने उसे यह बताया तो उसने कहा कि जब उसने ट्रेड बंद किया था तो उसका भी लगभग यही एटीट्यूड। उन्होंने कहा कि वह इस विशेष ट्रेड के लिए हफ्तों से इंतजार कर रहे थे और जब मार्केट आखिरकार इस मुकाम पर पहुंच गया तो उसने सोचा कि यह उससे तुरंत उलट। मैंने उसे अनुभव को देखने के लिए याद दिलाते हुए जवाब दिया कि वह किसी ऐसी चीज की ओर इशारा कर रहा है जिसे उसे सीखने की जरूरत है। संभावनाओं में सोचने के लिए एक शर्त यह है कि आप रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप उन संभावनाओं का सामना नहीं करना चाहेंगे जिन्हें आपने स्वीकार नहीं किया है। जब आपने अपने दिमाग को संभावनाओं में सोचने के लिए ट्रेंड किया है तो इसका मतलब है कि आपने बिना किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के सभी संभावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। आप हमेशा अननोन पावर्स को ध्यान में रखने के लिए कुछ करते हैं। इस तरह से सोचना लगभग असंभव है जब तक कि आपने यह जानने की जरूरत को जानने के लिए आवश्यक मानसिक कार्य नहीं किया है कि आगे क्या होने वाला है। वास्तव में जिस डिग्री से आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, मान लें कि आप जानते हैं या किसी भी तरह से यह जानने की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है, वह उस डिग्री के बराबर है जिसमें आप एक ट्रेडर के रूप में फेल होंगे। जिन ट्रेडर्स ने संभावनाओं में सोचना सीख लिया है वे अपनी पूरी सक्सेस के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि वे हर उस ट्रेड को करने के लिए कमिटेड हैं जो एक एज पर उनकी डेफिनेशन के अनुरूप है। वे उन एज को चुनने का प्रयास नहीं करते हैं जो वे सोचते हैं, मानते हैं कि यह काम करने जा रही है और उन पर वे कार्य करते हैं। न ही वे एज से बचते हैं कि किसी भी कारण से वे सोचते हैं, मानते हैं या विश्वास करते हैं कि वह काम नहीं करेगा। यदि उन्होंने उनमें से कोई भी काम किया है तो वे अपने विश्वास का खंडन करेंगे कि नाउ मोमेंट की स्थिति हमेशा यूनिक होती है जो एज के किसी भी स्ट्रिंग पर विन और लॉस के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है। उन्होंने सीखा है कि वे यह नहीं जानते हैं कि कौन से एज काम करने वाले हैं और कौन से नहीं। उन्होंने आउटकम की भविष्यवाणी करने की कोशिश करना बंद कर दिया है। उन्होंने पाया है कि हर बढ़त को लेकर वे अपने ट्रेडों के सैंपल साइज को बढ़ाते हैं। वे बदले में कैसिनो की तरह ही अपने पक्ष में खेलने के लिए फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी का यूज करते हैं। दूसरी ओर आपको ऐसा क्यों लगता है कि असफल ट्रेडर मार्केट एनालिटिक्स के प्रति क्रेजी होते हैं? वे असल में सर्टेनिटी की भावना से काम करते हैं। वे एक निश्चितता चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि एनालिसिस उन्हें यह देगा। हालांकि कुछ इसे स्वीकार करेंगे। सच्चाई यह है कि ठेठ ट्रेडर हर एक ट्रेड पर सही होना चाहता है। वह निश्चित रूप से वहां पर निश्चितता बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पर वास्तव में यह मौजूद ही नहीं है। विडंबना यह है कि अगर वह इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है कि निश्चितता मौजूद नहीं है तो वह निश्चितता पैदा करेगा जिसकी वह लालसा करता है। जब आप प्रत्येक एज की अनिश्चितता और प्रत्येक पल की यूनिकनेस की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करते हैं तो ट्रेड के बारे में आपकी निराशा समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अब आप उन सभी टॉप ट्रेडिंग मिस्टेक को करने के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे जो आपकी कैपेसिटी से रिलेवेंट होने और आपकी आत्मविश्वास की भावना को नष्ट करने से अलग हो जाती है। यानी ट्रेडिंग से पहले अपने रिस्क को डिफाइन न करना एक सबसे कॉमन एरर है
जो ट्रेडिंग की पूरी प्रोसेस को एक इनप्रोप्रिएट पर्सपेक्टिव से ट्रेड की पूरी प्रोसेस की शुरुआत है। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले यह तय करना सही नहीं होगा कि मार्केट आपको क्या दिखाना, सुनाना या फील कराना चाहती है, ताकि आप यह जान सकें कि आपकी एज आपकी बढ़त के लिए ठीक से काम नहीं कर रही है। तो फिर टिपिकल ट्रेडर इसे हर ट्रेडिंग से पहले रिपीट क्यों नहीं करता? डगलस ने पिछले चैप्टर नंबर 6 में पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। टिपिकल ट्रेडर किसी भी ट्रेड के रिस्क को प्री डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं है कि यह ट्रेडिंग में जरूरी है। वह ऐसा इसलिए करता है कि वह मानता है कि वह जानता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वह तब तक ट्रेड की शुरुआत नहीं करेगा जब तक कि वह यह पक्का नहीं कर ले कि वह सही है। जिस पॉइंट पर वह यह पक्का कर लेता है वह ट्रेड एक विनिंग ट्रेड साबित होने वाली है, तो फिर रिस्क को डिफाइन करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि वह सही है, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं है। टिपिकल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले खुद को यह समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि वे सही है, क्योंकि गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको याद होगा तो आप समझते होंगे कि हमारा माइंड एसोसिएशन के काम में बड़ा माहिर होता है। यह फट से हमें वैसी ही चीजों से जोड़ना शुरू कर देता है जैसी हम सोच रहे होते हैं, और इसका रिजल्ट यह होता है कि किसी ट्रेड में गलत होने से किसी ट्रेडर के जीवन में किसी भी दूसरे समय का एक्सपीरियंस से जुड़े होने की क्षमता होती है, जहां कभी वह गलत रहा है, जिससे जब वह लॉस के बारे में सोचता है तो उसे पिछले एक्यूमुलेटेड पेन से आसानी से जोड़ सकता है। इस अनसुलझे और नेगेटिव पावर के बड़े बैकलॉग को देखते हुए यह जानना आसान है कि हर ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस किसी को कितनी डिग्री तक अफेक्ट कर सकता है। इसलिए टिपिकल ट्रेडर के लिए मार्केट को महसूस करना, इसे समझना एक अनलिमिटेड दुविधा पैदा कर देता है। एक तरफ तो वह जीतना चाहता है, लेकिन उसे यह पक्का यकीन है कि उसके द्वारा सिलेक्ट किया गया ट्रेड एक विनिंग ट्रेड है। दूसरी ओर यदि वह अपने रिस्क को डिफाइन करता है तो वह जानबूझकर ऐसे एविडेंस इकट्ठा कर रहा है जो किसी ऐसी चीज को नकार देगा जिसके बारे में वह पहले से ही कॉन्फिडेंट है। फिर वह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और खुद के चुनाव दोनों में उलझ जाएगा। यदि वह इन परस्पर विरोधी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है तो यह निश्चित रूप से ट्रेड के बारे में कुछ डाउट पैदा करेगा। यदि वह डाउट फील करता है तो इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वह ट्रेड करने का डिसीजन लेगा। यदि वह ट्रेड नहीं करता है और फिर भी वह प्रॉफिट कमा लेता है तो यह आगे जाकर उसके लिए बहुत पेनफुल साबित होने वाला है। बहुत सारे ट्रेडर्स तो अपॉर्चुनिटी पहचानने की वजह से नहीं बल्कि सेल्फ डाउट की वजह से ट्रेडिंग में फेल होते हैं। टिपिकल यानी नए ट्रेडर के लिए इस साइकोलॉजिकल डिलेमा से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि वह रिस्क को इग्नोर करे और इस बात के लिए कन्विंस हो कि ट्रेड सही है। यदि आप भी अपने आप को इस बात के लिए कभी कन्विंस करते हैं कि आप सही हैं तो अभी से सावधान हो जाइए। अपने आप को यह समझाने की प्रोसेस को देखते हुए कि आप इस एटीट्यूड से सही हैं, यह थोड़ा बेतुका है ना? जिस ट्रेडर ने संभावनाओं में सोचना सीख लिया है उसके लिए कोई दुविधा नहीं है। रिस्क को प्री डिफाइन करना इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वे सही या गलत वाले एटीट्यूड से कभी ट्रेड नहीं करते। उन्होंने सीख लिया है कि ट्रेड का किसी भी ट्रेड के बारे में पर्सनल लेवल पर सही या गलत होने से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बेस्ट ट्रेडर्स के पास किसी भी तरह की कोई अलग से सुपर पावर नहीं होती, उनके पास भी उतनी ही नेगेटिव पावर हो सकती है जो आपके या मेरे पास है। जब तक वे लीगल रूप से ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी गेम के रूप में डिफाइन करते हैं, उनका किसी स्पेशल ट्रेड के लिए इमोशनल रिस्पॉन्स उतना ही होता है जितना कि किसी सिंपल ट्रेड के लिए। वे सिक्का उछालने वाली मेंटालिटी से काम करते हैं, क्योंकि सिक्का उछालने का रिजल्ट हर बार रैंडम होता है। यदि आप मानते हैं कि रिजल्ट रैंडम है तो आप स्वाभाविक रूप से हर बार एक रैंडम आउटकम की अपेक्षा करते हैं, जिसका जब हम एक रैंडम रिजल्ट में विश्वास करते हैं तो हमारे मन में यह एक एक्सेप्टेंस होती है कि हम नहीं जानते कि वह रिजल्ट क्या रहने वाला होगा। जब हम किसी घटना को पहले से स्वीकार कर लेते हैं कि हम नहीं जानते कि यह कैसे होगा,
तो उस एक्सेप्टेंस का हमारी एक्सपेक्टेशन को न्यूट्रल रखने में इफेक्ट पड़ता है। अब हम इस बात के कोर को जानने में गहरे उतर रहे हैं कि टिपिकल ट्रेडर की वास्तव में क्या तकलीफ है। मार्केट के बिहेवियर के बारे में कोई भी एक्सपेक्टेशन जो स्पेसिफिक, वेल डिफाइन या रिजिड है, वह न्यूट्रल और ओपन एंडेड होने के बजाय अनरियलिस्टिक और पोटेंशियली रूप से हानिकारक है। डगलस का यहाँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के बारे में कहना है कि जो मार्केट के पर्सपेक्टिव से अवेलेबल पॉसिबिलिटी के अनुरूप नहीं, यदि मार्केट का हर क्षण यूनिक है और कुछ भी संभव है, तो कोई भी एक्सपेक्टेशन जो इन बाउंड्रीलेस विशेषताओं को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वह अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को होल्ड करने से होने वाला संभावित डैमेज इस बात से होता है कि यह हमारे द्वारा इंफॉर्मेशन को देखने के तरीके को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी उम्मीदें हमारी उन बातों का मेंटल रिप्रेजेंटेशन करती है कि फ्यूचर मोमेंट कैसा दिखेगा, कैसे सुनेगा, इसका टेस्ट कैसा होगा, हम उसे कैसे स्मेल करेंगे या हम उसे कैसे महसूस करेंगे। हम जो जानते हैं उससे अपेक्षाएं आती है। यह समझ में आता है क्योंकि हम किसी ऐसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम जो जानते हैं वह उसी का एक रूप है जिस पर हमने भरोसा करना सीखा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट खुद को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। हम जो विश्वास करते हैं वह ट्रुथ का हमारा अपना पर्सनल वर्जन है। जब हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो हम भविष्य में उसकी प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं जिसे हम सच मानते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अब 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 महीने में वैसा ही होगा जैसा हमने अपने दिमाग में इसकी रचना की है। हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि हम फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि किसी और चीज में अधूरी उम्मीद से ज्यादा इमोशनल दुख पैदा करने की शक्ति नहीं है। जब हम किसी से यह पूछते हैं कि जब चीजें ठीक वैसी ही होती है जैसी आप उनसे उम्मीद करते हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं, तब लोगों का रिएक्शन आमतौर पर अद्भुत होता है। इसके विपरीत जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब आपको कैसा लगता है? इसका यूनिवर्सल रिएक्शन इमोशनल पेन होता है। जब ठीक वैसा ही नहीं होता जैसा हमने होने की उम्मीद की थी, तब हर कोई कुछ हद तक क्रोध, आक्रोश, निराशा, असंतोष, विश्वासघात और अफसोस का अनुभव करता है। इनमें से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें हम खुद ही जन्म देते हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं जो हम जानते हैं उससे आती है। जब हम निर्णय लेते हैं या विश्वास करते हैं कि हम कुछ जानते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से सही होने की अपेक्षा करते हैं। उस समय हम अब न्यूट्रल या ओपन माइंडेड स्थिति में नहीं है और इसमें यह समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हम क्यों नहीं है। यदि मार्केट वह करता है जो हम करने की उम्मीद करते हैं, या अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत अच्छा महसूस करने जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल न्यूट्रल या ओपन माइंडेड नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत अपेक्षा के पीछे विश्वास की पावर हमें यह समझने का कारण बनेगी कि मार्केट की इंफॉर्मेशन इस तरह से जो पुष्ट करती है कि हम क्या उम्मीद करते हैं, और हमारे इमोशनल दर्द से बचने के मैकेनिज्म हमें ऐसी जानकारी से बचाएंगे जो इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि हम क्या उम्मीद करते हैं। जैसा कि डगलस ने पहले ही संकेत दिया है कि हमारे दिमाग को फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह के दर्द से बचने में हमारी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दर्द से बचाव के मैकेनिज्म कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों लेवल पर मौजूद है। उदाहरण के लिए, यदि कोई चीज आपके सिर की ओर तेजी से आ रही है, तो आप इसके रास्ते से हटने के लिए सिंपल रिएक्शन करते हैं। बचाव के लिए कॉन्शियस डिसीजन लेने की प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी ओर, यदि आप चीज को स्पष्ट रूप से देखते हैं और विकल्पों पर विचार करने के लिए समय है, तो आप वस्तु को पकड़ने, उसे अपने हाथ से दूर करने या डक करने का निर्णय ले सकते हैं। ये इस बात के उदाहरण है कि हम फिजिकल पेन से खुद को कैसे बचाते हैं। इमोशनल या मेंटल पेन से खुद को बचाना उसी तरह काम करता है, लेकिन हम अब खुद को इंफॉर्मेशन से कैसे बचाते हैं, यह कुछ अलग तरह की मैकेनिज्म की डिमांड करता है। उदाहरण के लिए, मार्केट अपने बारे में और किसी स्पेशल डायरेक्शन में आगे बढ़ने के पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यदि हम जो चाहते हैं या जिसकी अपेक्षा करते हैं और मार्केट जो प्रोवाइड कर रहा है
उसके बीच अगर कोई अंतर है तो हमारे दर्द से बचाव की भरपाई करने के लिए हमारे डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं। फिजिकल पेन की तरह ये मैकेनिज्म कॉन्शियस या सबकॉन्शियस दोनों लेवल पर काम करते हैं। कॉन्शियस लेवल पर पेनफुल इंफॉर्मेशन से खुद को बचाने के लिए हम तर्क संगत बहाने बनाते हैं, जानबूझकर ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जो कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन के महत्व को बेअसर कर दे, गुस्सा हो जाएंगे या खुद से सिर्फ सादा झूठ बोल देंगे। सबकॉन्शियस लेवल पर पेन से बचने की प्रोसेस बहुत ही सटल और मिस्टीरियस है। इस लेवल पर हमारा माइंड अन्य ऑप्शन को देखने की हमारी एबिलिटी को ब्लॉक कर सकता है, भले ही दूसरी अन्य कंडीशंस में हम उन्हें देखने में सक्षम हो। अब क्योंकि वे हम जो जानते हैं या अपेक्षा करते हैं उसके विरोध में है, हमारे दर्द से बचाव मैकेनिज्म उन्हें ऐसे गायब कर सकते हैं जैसे कि वे मौजूद ही नहीं थे। इसे स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण वह है जो डगलस ने आपको पहले ही दिया है कि हम एक ऐसे ट्रेड में हैं जहां मार्केट हमारे अगेंस्ट चल रही है। वास्तव में मार्केट ने हम जो चाहते हैं या उम्मीद करते हैं उसके अपोजिट साइड में एक ट्रेंड एस्टैब्लिश किया है। आमतौर पर हमें इस ट्रेंड को पहचानने या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर यह फैक्ट नहीं था कि मार्केट हमारी स्थिति के अपोजिट काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पैटर्न हाइड हो जाता है क्योंकि हमारे लिए इसे एक्सेप्ट करना बहुत पेनफुल लगता है। पेन से बचने के लिए हम ऐसी इंफॉर्मेशन पर अपना फोकस करते हैं जो हमें दर्द से दूर रखती है, चाहे वह कितना भी मीन या छोटा क्यों न हो। इस बीच एक ट्रेंड की प्रेजेंस और उस ट्रेड की डायरेक्शन में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी को क्लियरली इंडिकेट करने वाली इंफॉर्मेशन इनविजिबल हो जाती है। ट्रेंड फिजिकल रियलिटी से अनविजिबल नहीं होता है, बल्कि इसे समझने की हमारी एबिलिटी गायब हो जाती है। हमारे दर्द से बचाव के मैकेनिज्म एक ट्रेंड के रूप में मार्केट क्या कर रहा है इसे डिफाइन करने और इंटरप्रेट करने की हमारी एबिलिटी को ब्लॉक करता है। यह ट्रेंड तब तक इनविजिबल रहेगी जब तक मार्केट या तो हमारे फेवर में आ जाए या हमें ट्रेड से बाहर न कर दे, क्योंकि किसी के लिए भी बहुत अधिक पैसा खोने का दबाव बेहद असहनीय हो जाता है। यह तब तक नहीं होता जब तक हम ट्रेड से बाहर या खतरे से बाहर नहीं होते हैं। सभी डिस्टिंक्शन जो एडवर्स परसेवेबल होते हैं, जो एक फैक्ट के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं जब हमारे दिमाग में हमारी रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। हम सभी में सेल्फ प्रोस्पेक्टिव पेन से बचाव मैकेनिज्म में एंगेज होने की क्षमता है, क्योंकि वे हमारे दिमाग में काम करने के तरीके के नेचुरल काम है। ऐसे समय हो सकते हैं जब हम खुद को ऐसी जानकारी से बचा रहे हों जिसमें गहरे बैठे इमोशनल घाव या आघात को रेदने की क्षमता होती है, जिसका हम सामना करने के लिए तैयार नहीं होते, या इनसे निपटने के लिए हमारे पास उपयुक्त स्किल या रिसोर्स नहीं होते हैं। इन मामलों में हमारे नेचुरल मैकेनिज्म हमारी अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बार तो हमारे दर्द से बचाव मैकेनिज्म हमें केवल उस इंफॉर्मेशन से बचा रहे हैं जो यह इंडिकेट करेगी कि हमारी अपेक्षाएं एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से उपलब्ध नहीं है। यह वह जगह है जहां खासकर एक ट्रेडर के रूप में हमारे दर्द से बचाव मैकेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए अपने आप से पूछें कि मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में वास्तव में खतरा किससे है। क्या यह आपको डरा रही है? क्योंकि मार्केट वास्तव में नेगेटिव चार्ज्ड इंफॉर्मेशन को जिस तरह से वह मौजूद है उसकी इनहेरेंट विशेषता के रूप में व्यक्त करता है। हालांकि यह ऐसा लग सकता है, लेकिन सबसे फंडामेंटल लेवल पर मार्केट हमें जो एक्सपीरियंस देता है वह अप टिक्स और डाउन टिक्स या अप बार या डाउन बार के रूप में होता है। ये ऊपर और नीचे के टिक्स पैटर्न बनाते हैं जो एज रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या इनमें से कोई भी टिक्स या वे पैटर्न हैं जो वे नेगेटिव चार्ज्ड हैं? फिर यह निश्चित रूप से ऐसा लग सकता है, लेकिन मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से इंफॉर्मेशन न्यूट्रल है। हर अप टिक, डाउन टिक या पैटर्न केवल सूचना है जो हमें मार्केट की स्थिति बता रहा है। यदि इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन में नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या इसके संपर्क में आने वाले सभी लोग इमोशनल पेन का अनुभव नहीं करेंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप और मैं दोनों के सिर पर किसी ठोस वस्तु से प्रहार किया जाता है तो शायद हम कैसा महसूस करेंगे इसमें बहुत अंतर नहीं होगा। इससे हम दोनों को ही दर्द होगा। हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा किसी ठोस वस्तु के संपर्क में आने पर कुछ हद तक
फोर्स के साथ नॉर्मल नर्वस सिस्टम वाले किसी भी व्यक्ति को दर्द का अनुभव होगा। हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं क्योंकि हमारे शरीर मूल रूप से एक जैसे ही बने होते हैं। दर्द एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट के इफेक्ट की वजह से एक ऑटोमेटिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इंफॉर्मेशन चाहे वर्ड्स के रूप में हो या एनवायरमेंट द्वारा इशारों के रूप में हो या मार्केट द्वारा व्यक्त किए गए उतार चढ़ाव किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराने के समान ही दर्दनाक हो सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट्स के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। इंफॉर्मेशन टेंजिबल नहीं है। इंफॉर्मेशन में एटम और मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। इंफॉर्मेशन के पॉसिबल इफेक्ट का एक्सपीरियंस करने के लिए चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बस उसे समझने के लिए एक इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है। हम जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वे हमारे यूनिक मेंटल फ्रेमवर्क के कार्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मेंटल फ्रेमवर्क दो कारणों से यूनिक होता है। सबसे पहले तो हम सभी अलग अलग जेनेटिक रूप से इनकोडेड बिहेवियर सबसे पहले तो हम सभी अलग अलग जेनेटिक रूप से इनकोडेड बिहेवियर के साथ पैदा हुए हैं, जिसके कारण हमारी एक दूसरे से अलग अलग जरूरतें होती है। कितना पॉजिटिव या नेगेटिव या एनवायरनमेंट किस हद तक इन जरूरतों के प्रति रिएक्शन करता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूनिक एक्सपीरियंस बनाता है। दूसरा, हर कोई विभिन्न प्रकार की एनवायरमेंटली पावर्स के कांटेक्ट में है। इनमें से कुछ फोर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में समान होती है, लेकिन यह बिल्कुल समान नहीं होती है। यदि आप जेनेटिकली एनकोडेड पर्सनैलिटी विशेषताओं के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन की संख्या पर विचार करते हैं तो हमारे पास लगभग इनफाइनाइट एनवायरमेंटली फोर्स के संबंध पैदा हो सकते हैं, जिनका हम अपने पूरे जीवन में सामना कर सकते हैं, जो सभी हमारे मेंटल फ्रेमवर्क के निर्माण में योगदान करते हैं। इससे यह देखना मुश्किल नहीं है कि सभी के लिए एक समान यूनिवर्सल मेंटल फ्रेमवर्क क्यों नहीं है। हमारे शरीर के अपोजिट, जिसमें एक सामान्य मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो फिजिकल दर्द का अनुभव करता है, यह हमें आश्वस्त करने के लिए कोई यूनिवर्सल मेंटलिटी नहीं है कि हम उसी तरह इंफॉर्मेशन के पॉसिबल नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट को शेयर करेंगे। उदाहरण के लिए, कोई आपका अपमान कर सकता है जिसका उद्देश्य आपको इमोशनल दर्द देना है। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से यह नेगेटिव चार्ज्ड इंफॉर्मेशन है। क्या इससे आप इच्छित नेगेटिव इफेक्ट फील करेंगे? यह कोई जरूरी नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन को नेगेटिव के रूप में फील करने के लिए नेगेटिव के रूप में इसके इंटरप्रिटेशन करने में सक्षम होना चाहिए। क्या होगा यदि वह व्यक्ति किसी ऐसी भाषा में आपका अपमान कर रहा है जिसे आप नहीं समझते हैं, या ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं? क्या इस समय आप इच्छित दर्द महसूस करेंगे? आप यह तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप शब्दों को अपमानजनक तरीके से डिफाइन करने और समझने के लिए एक फ्रेमवर्क नहीं बनाते। फिर भी हम यह नहीं मान सकते कि आप जो महसूस करेंगे वह अपमान के पीछे की मंशा के अनुरूप ही होगा। नेगेटिव इरादे को समझने के लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है, लेकिन दर्द महसूस करने के बजाय आप एक विकृत प्रकार के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। डगलस कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कई लोगों का सामना किया है जो केवल अपने मनोरंजन के लिए लोगों को नकारात्मक भावनाओं से भर देना पसंद करते हैं। अगर इस प्रोसेस में उनका अपमान किया जाता है तो यह उनमें खुशी की भावना पैदा करता है, क्योंकि तब वे जानते हैं कि वे कितने सफल रहे हैं। सच्चा प्यार व्यक्त करने वाला व्यक्ति एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चार्ज इंफॉर्मेशन पेश कर रहा है। मान लें कि इन पॉजिटिव इमोशन के प्रेजेंटेशन के पीछे का उद्देश्य स्नेह, प्रेम, दोस्ती को व्यक्त करना है। क्या इस बात का कोई आश्वासन है कि जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए इस पॉजिटिव रूप से चार्ज की गई जानकारी का अनुमान लगाया जा रहा है वह इसकी ठीक से इंटरप्रिटेशन और फील करेंगे? नहीं, यह कोई जरूरी नहीं है। जिस व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कम भावना हो, या कोई व्यक्ति जिसने रिश्तों में बहुत अधिक चोट और निराशा का अनुभव किया है, वह अक्सर वास्तविक प्रेम की अभिव्यक्ति को कुछ और ही समझेगा। कम आत्मसम्मान वाले व्यक्ति के मामले में यदि वह विश्वास नहीं करता है कि वह इस तरह से प्रेम करने के योग्य है, तो उसके लिए इसे इंटरप्रेट करना मुश्किल होगा। दूसरे मामलों में, जहां रिश्तों में चोट और निराशा का एक महत्वपूर्ण बैकलॉग है, एक व्यक्ति को आसानी से विश्वास हो सकता है कि प्रेम की वास्तविक अभिव्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है, यदि अस्तित्वहीन नहीं है, और शायद वह स्थिति को इस तरह से इंटरप्रेट करेगा ताकि वह बदले में कुछ चाहेगा
या किसी तरह से उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। गलत इंटरप्रेट करना कि कोई हमसे क्या बातचीत करने की कोशिश कर रहा है या हम किसी से क्या व्यक्त करते हैं, इसका गलत अर्थ लगाया जा सकता है और हमारे द्वारा पूरी तरह से अनपेक्षित तरीके से अनुभव किया जा सकता है। डगलस जो बात कह रहे हैं वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने यूनिक तरीके से जो भी जानकारी सामने रखता है उसे परिभाषित, उसकी व्याख्या और उसे अनुभव करेगा। यह अनुभव करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि एनवायरनमेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है, फिर चाहे वह पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो, केवल इसलिए कि कोई स्टैंडर्ड मेंटल फ्रेमवर्क नहीं है जिसमें इंफॉर्मेशन को देखा जा सके। विचार करें कि एक ट्रेडर के रूप में मार्केट हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मार्केट हमारे साथ बातचीत कर रहा है। यदि हम इस आधार पर शुरू करते हैं कि मार्केट जिस तरह से मौजूद है उसकी इनहेरेंट विशेषता के रूप में नेगेटिव चार्ज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो हम सवाल पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन नेगेटिव क्वालिटी की है? दूसरे शब्दों में, वास्तव में दर्द का रिस्क कहां से आता है? यदि यह मार्केट से नहीं आ रहा है तो यह हमारे द्वारा उपलब्ध जानकारी को डिफाइन और इंटरप्रेट करने के तरीके से आना चाहिए। जानकारी को डिफाइन करना और उसके इंटरप्रिटेशन करना उस बात का एक कार्य है जिसे हम मानते हैं कि हम जानते हैं या जिसे हम सत्य मानते हैं। यदि हम जो जानते हैं या विश्वास करते हैं वह वास्तव में सत्य है और यदि हम नहीं होते तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। तब जब हम अपने बिलीफ्स को भविष्य के किसी क्षण में एक अपेक्षा के रूप में पेश करते हैं तो हम वास्तविक रूप से सही होने की उम्मीद करते हैं। जब हम सही होने की उम्मीद करते हैं तो कोई भी जानकारी जो ट्रूथ के हमारे वर्जन की पुष्टि नहीं करती है ऑटोमेटिक रूप से खतरनाक हो जाती है। कोई भी जानकारी जिसमें हमें डराने की क्षमता है हमारे दर्द से बचाव तंत्र द्वारा ब्लॉक या महत्व में कम होने की संभावना है। यह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की यह विशेष विशेषता है जो वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रेडर के रूप में हम अपने दर्द से बचने के तंत्र को उस चीज से दूर नहीं कर सकते जो मार्केट हमें बता रही है कि अगले अवसर में आने, बाहर निकलने, जोड़ने या घटाने के तरीके में क्या उपलब्ध है। एक स्थिति सिर्फ इसलिए कि यह कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी हम अपेक्षा या अपेक्षा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कुछ भी करने के इरादे से मार्केट देख रहे हैं तो ऊपर या नीचे के किसी भी कारण से आप क्रोधित, निराश या इससे मोहभंग या विश्वासघात महसूस करते हैं। किसी भी तरह नहीं। कारण यह है कि दांव पर कुछ भी नहीं है। आप ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। आप केवल उस जानकारी को देख रहे हैं जो आपको बताती है कि उस समय मार्केट कहाँ है। यदि आप जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं वह किसी प्रकार के बिहेवियर पैटर्न में बनता है जिसे आपने पहचानना सीख लिया है, तो क्या आप पैटर्न को आसानी से पहचान और स्वीकार नहीं करते हैं? हाँ, इसी कारण से दांव पर कुछ भी नहीं है। दांव पर इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है। आपने भविष्य के किसी क्षण में जो आप मानते हैं, मान लेते हैं या सोचते हैं कि आप उस मार्केट के बारे में जानते हैं, उसका अनुमान नहीं लगाया है। परिणाम स्वरूप इसके बारे में सही या गलत होने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए इंफॉर्मेशन में खतरनाक या नेगेटिव रूप से चार्ज की गई गुणवत्ता को लेने की कोई क्षमता नहीं है। बिना किसी विशेष अपेक्षा के आपने इस बात पर कोई सीमा नहीं रखी है कि मार्केट खुद को कैसे व्यक्त कर सकता है। किसी भी मेंटल सीमा के बिना आप मार्केट के चलने के तरीकों की प्रकृति के बारे में सीखी गई हर चीज को समझने के लिए खुद को उपलब्ध करवाएंगे। आपके दर्द से बचने के तंत्र के लिए कुछ भी नहीं है जो आपके दर्द को दूर करने, विकृत करने या कम करने के लिए आपकी रक्षा के लिए जागरूकता है। एक ट्रेडर को एक ही समय में कठोर और लचीला होना कैसे सीखना है? उत्तर है, हमें अपने नियमों को कठोर और अपनी अपेक्षाओं में लचीला होना होगा। हमें अपने रूल्स में कठोर होने की आवश्यकता है ताकि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना प्राप्त कर सकें जो हमें ऐसे एनवायरनमेंट में सुरक्षित रख सकता है जिसमें कुछ भी हो सकता है। हमें अपनी अपेक्षाओं में लचीला होने की आवश्यकता है ताकि हम सबसे बड़ी सफलता और निष्पक्षता के साथ समझ सकें कि मार्केट अपने दृष्टिकोण से हमें क्या बता रहा है। इस पॉइंट पर यह शायद बिना कहे चला जाता है कि विशिष्ट ट्रेडर इसके ठीक विपरीत करता है।
वह अपने नियमों में लचीला है और अपनी अपेक्षाओं में कठोर है। दिलचस्प बात यह है कि अपेक्षा जितनी अधिक कठोर होती है उतना ही अधिक उसे झुकना पड़ता है, उल्लंघन करना पड़ता है या अपने नियमों को तोड़ना पड़ता है ताकि वह मार्केट की पेशकश के पक्ष में जो कुछ भी चाहता है उसे छोड़ने के लिए अपनी अनिच्छा को समायोजित कर सके। ट्रेडिंग के इमोशनल रिस्क को खत्म करने के लिए आपको इस बारे में अपनी अपेक्षाओं को बेअसर करना होगा कि मार्केट किसी भी समय या किसी भी स्थिति में क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। आप मार्केट के नजरिए से सोचने को तैयार होकर ऐसा कर सकते हैं। याद रखें, मार्केट हमेशा संभावनाओं में सोचती है। एक्यूमुलेटिव लेवल पर हमारी लिमिट हर दृष्टि से उत्तम दिख सकती है, लेकिन पर्सनल लेवल पर एवरी ट्रेडर जो वैल्यू मूवमेंट पर फोर्स के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है उस बढ़त के पॉजिटिव रिजल्ट्स को नकार सकता है। संभावनाओं में सोचने के लिए आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क या मानसिकता बनानी होगी जो एक संभाव्य वातावरण में अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप हो। ट्रेड के कुछ फंडामेंटल सत्य हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। नंबर 3, बढ़त को डिफाइन करने वाले वेरिएबल के किसी भी सेट के लिए जीत और नुकसान के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर 4, एक लिमिट एक चीज के दूसरे पर होने की उच्च संभावना से संकेत से ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर 5, मार्केट का हर पल यूनिक होता है। ध्यान रखें कि इमोशनल पेन का अनुभव करने की आपकी क्षमता आपके द्वारा उजागर की गई जानकारी को परिभाषित और उसकी व्याख्या करने के तरीके से आती है। जब आप इन 5 सत्यों को अपनाएंगे तो आपकी अपेक्षाएं हमेशा मार्केट के माहौल की साइकोलॉजिकल वास्तविकताओं के अनुरूप हो। उचित अपेक्षाओं के साथ आप मार्केट की जानकारी को या तो दर्दनाक या खतरनाक के रूप में परिभाषित और व्याख्या करने की अपनी क्षमता को समाप्त कर देंगे और इस तरह आप ट्रेड के भावनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से बेअसर कर देंगे। विचार मन की एक लापरवाह स्थिति बनाने का है जो इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार करता है कि मार्केट में हमेशा अननोन फोर्स एक्टिव रहती है। जब आप इन ट्रुथ को अपने विश्वास प्रणाली का पूरी तरह कार्यात्मक हिस्सा बनाते हैं तो आपके दिमाग का तर्क संगत हिस्सा इन सत्यों का बचाव उसी तरह से करेगा जैसे यह किसी भी अन्य विश्वास का बचाव करता है जो आप ट्रेड की प्रकृति के बारे में रखते हैं। इसका मतलब यह है कि कम से कम तर्क संगत स्तर पर आपका माइंड ऑटोमेटिक रूप से उस विचार या धारणा से बचाव करेगा जिसे आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि आगे क्या होगा। यह विश्वास करना एक पैराडॉक्स है कि हर ट्रेड अनिश्चित परिणाम के साथ एक अनूठी घटना है और अतीत में किए गए किसी भी अन्य ट्रेड के संबंध में रैंडम है। और साथ ही यह विश्वास करने के लिए कि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आगे क्या होगा और सही होने की अपेक्षा करें। यदि आप वास्तव में अनिश्चित परिणाम में विश्वास करते हैं तो आपको यह भी उम्मीद करनी होगी कि वस्तुतः कुछ भी हो सकता है। अन्यथा जिस पल आप अपने माइंड को उस धारणा पर टिकने देते हैं जिसे आप जानते हैं, आप सभी अननोन वेरिएबल को ध्यान में रखना बंद कर देते हैं। आपका दिमाग आपको इसे दोनों तरह से नहीं होने देगा। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ जानते हैं तो वह पल यूनिक नहीं रह गया है। यदि वह पल यूनिक नहीं है तो सब कुछ नोन या जानने योग्य है, यानी जानने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि जिस क्षण आप मार्केट की पेशकश को समझने के लिए उपलब्ध होने की बजाय स्थिति के बारे में नहीं जानते या नहीं जान सकते हैं, आप अपने आप को सभी विशिष्ट व्यापारिक गलतियों के लिए अति संवेदनशील बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वास्तव में अनिश्चित परिणाम में विश्वास करते हैं तो क्या आप कभी भी अपने रिस्क को पहले से डिफाइन किए बिना ट्रेड करने पर विचार करेंगे? क्या आप कभी नुकसान कम करने से हिचकिचाएंगे? अगर आपको सच में विश्वास है कि आप नहीं जानते, आप एक ऐसे संकेत का अनुमान कैसे लगा सकते हैं जो अभी तक मार्केट में प्रकट नहीं हुआ है? यदि आप आश्वस्त नहीं थे कि आप चूकने वाले हैं, यदि आप आश्वस्त नहीं थे कि मार्केट अनिश्चित काल तक आपके रास्ते पर जा रहा है, तो आप एक जीतने वाले ट्रेड को हारने वाले में क्यों बदलते हैं या लाभ लेने का एक व्यवस्थित तरीका नहीं रखते हैं? आप किसी ट्रेड को करने में हिचकिचाते हैं या इसे बिल्कुल भी शुरू नहीं करते हैं तब तक कि आपको यह विश्वास नहीं हो जाता कि जब मार्केट आपके ओरिजिन बिंदु पर था तब यह एक हारने वाला था। यदि आप पॉजिटिव नहीं थे कि आपके पास एक निश्चित चीज है तो आप अपने इक्विटी या
इमोशन के रिलेवेंट बहुत बड़ी स्थिति में ट्रेड करने, अपने धन को मैनेज करने के नियमों को क्यों तोड़ें? अंत में, यदि आप वास्तव में जीत और हार के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में विश्वास करते हैं, तो क्या आप कभी भी मार्केट से विश्वासघात महसूस कर सकते हैं? यदि आपने एक सिक्का उछाला और सही अनुमान लगाया, तो जरूरी नहीं कि आप अगले फ्लिप पर सही होने की उम्मीद सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आप पिछली बार भी सही थे। न ही आप अगले फ्लिप पर गलत होने की उम्मीद करेंगे यदि आप पिछली बार गलत, क्योंकि आप टेल और हेड के अनुक्रम में एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में विश्वास करते हैं। आपकी अपेक्षाएं स्थिति की वास्तविकता के साथ पूरी तरह से संरेखित होती है। आप निश्चित रूप से सही होना पसंद करेंगे, और यदि आप होते तो यह बहुत अच्छा होता, लेकिन यदि आप गलत होते तो आपको फ्लिप से विश्वासघात महसूस नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं और विश्वास करते हैं कि काम पर अननोन वेरिएबल है जो रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। अननोन का अर्थ है कुछ ऐसा नहीं जिसे आपकी तर्क संगत सोच प्रोसेस से अपने ध्यान में रखती है। एक ट्रेडर के रूप में जब आप एक रैंडम रिजल्ट की उम्मीद कर रहे होते हैं, तो मार्केट जो कुछ भी करता है उस पर आप हमेशा कम से कम आश्चर्यचकित होंगे, भले ही वह एज की आपकी डेफिनेशन के अनुरूप हो और आप एक जीतने वाले ट्रेड के साथ खत्म कर रहे हो। हालांकि एक रैंडम रिजल्ट की अपेक्षा करने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी रिजल्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए अपने पूर्ण तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, या आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा आप प्रत्येक उदाहरण में सही हो सकते हैं। आप सही होने की उम्मीद नहीं कर सकते, और अगर आप सही हैं तो आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आपने जो कुछ भी किया है वह पिछली बार तो काम किया था, लेकिन अगली बार फिर से भी काम करेगा, भले ही स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पहले थी। मार्केट में आप जो कुछ भी अभी मान रहे हैं वह कभी भी आपके मेंटल एनवायरनमेंट में मौजूद कुछ पिछले अनुभव के समान नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका दिमाग दोनों को समान बनाने की कोशिश नहीं करेगा। नाउ मोमेंट और कुछ ऐसा जो आप अतीत से जानते हैं, इसके बीच समानताएं होगी, लेकिन वे समानताएं आपको केवल सफलता की बाधाओं को अपने पक्ष में रखकर काम करने के लिए कुछ देती है। यदि आप इस दृष्टिकोण से ट्रेड करते हैं कि आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा, तो आप नाउ मोमेंट को कुछ पहले के अनुभव के समान बनाने के लिए अपने दिमाग के स्वाभाविक झुकाव को दरकिनार कर देंगे। यह ऐसा लगता है जैसे अननेचुरल है। आप कुछ पिछले अनुभव को अपने मन की स्थिति को निर्धारित नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह समझना बहुत मुश्किल होगा कि मार्केट अपने दृष्टिकोण से क्या संचार कर रहा है। जब डगलस कोई ट्रेड करते हैं तो उन्हें उम्मीद है कि कुछ होगा। उन्हें लगता है कि उनकी बढ़त कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वे मार्केट में आगे बढ़ने या किसी तरह से खुद को व्यक्त करने के अलावा और कुछ की उम्मीद नहीं करते हैं। हालांकि कुछ चीजें हैं जो वे निश्चित रूप से जानते हैं। उन्हें पता है कि मार्केट के पिछले व्यवहार के आधार पर उनके ट्रेड की दिशा में आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी कितनी अच्छी है। वे एक ट्रेड में आने से पहले यह भी जानते हैं कि वे अपनी स्थिति के खिलाफ मार्केट में कितना आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमेशा एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर लाभ की संभावना के संबंध में सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। उस समय यह पता लगाने के लिए कि ट्रेड काम करने जा रहा है या नहीं, यह और पैसा खर्च करने लायक है या नहीं। यदि मार्केट उस पॉइंट तक पहुंचता है तो उन्हें बिना किसी संदेह, झिझक या आंतरिक संघर्ष के इस बारे में पता है कि वे मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। नुकसान से कोई इमोशनल क्षति नहीं होती है, क्योंकि वे फीलिंग की नेगेटिव व्याख्या नहीं करते। उनके लिए नुकसान केवल बिजनेस करने की लागत या जीतने वाले ट्रेड के लिए खुद को उपलब्ध कराने के लिए खर्च की जाने वाली राशि है। दूसरी ओर, यदि ट्रेड एक विजेता बन जाता है तो ज्यादातर मामलों में वे निश्चित रूप से जानते हैं कि वे किस पॉइंट पर अपना लाभ लेने जा रहे हैं। सबसे अच्छे ट्रेडर नाउ मोमेंट में रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई तनाव नहीं होता। कोई तनाव नहीं है क्योंकि किसी ट्रेड पर वे जितना खर्च करने को तैयार हैं, उसके अलावा जोखिम में कुछ भी नहीं है। वे सही होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या गलत होने से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, न ही वे कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मार्केट उन्हें बताती है कि उनके एज काम नहीं कर रहे हैं या लाभ लेने का समय है, तो उनका दिमाग इस इंफॉर्मेशन को अवरुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करता। वे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि मार्केट उन्हें क्या पेशकश कर रहा है और वे अगले एज की प्रतीक्षा करते हैं।
धन्यवाद। HindiAudiobook.com